नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो आखिरी पड़ाव है वो अब आपके सामने है और इसके बाद से सीधे रिजल्ट का इंतजार रहेगा। इस बीच नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं, जहां वो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ध्यान लगाने तो गए हैं लेकिन ध्यान भटकाने भी गए हैं। और ध्यान भटक रहा है विपक्षी दलों का, क्योंकि लगातार कैमरे पर नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। चलिए, नरेंद्र मोदी की बात करने यहां हम नहीं आए हैं, लेकिन यहां बात 24 के गणित का करने जरूर हम आए हैं। और 24 का गणित जो है वो क्या कुछ कहता है, और इस 24 के गणित का एक सबसे बड़ा राज्य आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, जहां 80 सीटें हैं, लेकिन दूसरा राज्य महाराष्ट्र और तीसरे नंबर का राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पे खूब बातें की हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पर इस बार बातें थोड़ी कम हुई। तो इसलिए हमने सोचा कि पश्चिम बंगाल से हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम और सुमन जी लगातार चर्चा कई मसलों पे करते हैं, लेकिन वो ऑफ कैमरा। आज ऑन कैमरा हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में होने क्या जा रहा है। 42 यानी 42 सीट्स हैं पश्चिम बंगाल में, और इन 42 सीट्स में क्या पिछली दफा जो 18 सीटें बीजेपी को आई थीं, उन सीटों को बीजेपी रिटेन करेगी या बीजेपी वहां से पीछे होगी, या अमित शाह जो कह रहे हैं कि हम 24 से 30 सीटें लेके आएंगे यानी नंबर 1 पार्टी बनेंगे, क्या उस दिशा में बीजेपी जा रही है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि यहां फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति बनी। इंडिया गठबंधन में होते हुए भी यहां सीटों का बंटवारा ममता बनर्जी ने नहीं किया, और ममता बनर्जी पूरी सीटों पर लड़ रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के दो घटक दल यानी कांग्रेस और सीपीएम सीपीआई जो वाम दल हैं, ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस काफी कम सीटों पे यहां चुनाव लड़ रही है। सीपीएम का अपना वोट बैंक रहा है जो कभी छिटक कर बीजेपी में चला गया, लेकिन क्या इस बार सीपीएम में वापस वो वोट बैंक आ रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किसको कितनी सीटें आने की उम्मीद है इस प्रदेश में यानी पश्चिम बंगाल में। और यहां से आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहां क्या कुछ दिखाई देता है, ये सब भी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की पूर्वोत्तर की 25 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें बहुत मायने रखती हैं। चलिए सीधे चलते हैं, मिलते हैं सुमन भट्टाचार्य जी से। सुमन जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और आपसे जरा समझूं, आपके पास ही सीधे आना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल क्या जैसी बातें कह रही है बीजेपी उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या पश्चिम बंगाल में खेला हो गया है, क्या कुछ है। देखिए, पश्चिम बंगाल के 33 सीटों में 33 सीट में चुनाव हो गया है और काल और 9 सीटों में चुनाव होगा। आपने जैसे बोला राजीव जी, पिछले बार ये 42 में 18 सीट जीत के भाजपा ने सबको चौंका दिया था। वो भाजपा का बंगाल में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा सक्सेस था। लेकिन आज के दिन में जो हालत है, भाजपा को 18 सीट रिटेन करना बहुत मुश्किल के बात है। अमित शाह जी ने जो बोला है 35 सीट, वो तो आप भूल ही जाइए। देखिए, भाजपा को पिछले बार जो 18 सीट मिला था उसका कारण था, जैसे आपने बताया, कि जो लेफ्ट का जो वोट बैंक था, जो इस स्टेट की पॉलिटिक्स के मुताबिक एंटी ममता या एंटी तृणमूल जो वोट बैंक है, वो 23%, लगभग 23% लेफ्ट से शिफ्ट होके भाजपा के पास चला गया था, और भाजपा अचानक से 40% में पहुंच गया था अपना पुराना 17% की वोट बैंक से, और उस 40% लेके वो तृणमूल को चैलेंज कर दिया था। और दूसरा जो दूसरा जो पार्टी है, सारा बिल्कुल इसके ये बाइनरी में दोनों तरफ चला गया था। इसी जो रिजल्ट था, इसके बारे में अमित शाह जी इतना बोलते रहे, और उन लोगों ने कोशिश भी किया था 2021 के जो चुनाव है, 2021 की जो बंगाल की जो असेंबली चुनाव था, वो जीतने के लिए, लेकिन उस बार वो नाकाम हो गए थे। मेरे ख्याल से आज का जो हालात है, आप ये लिख के रखिए, 2024 में भी बंगाल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फिर से नाकाम होके वापस जाना पड़ेगा। उन लोगों ने लगभग दिल्ली पैसेंजर ही किया, और आपने जो शुरू किया विवेकानंद रॉक में, हम लोग उसको विवेकानंद रॉक ही कहते हैं, जहां पे जाके नरेंद्र मोदी बैठ गए। मैं आपको याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी बहुत कोशिश करते हैं नरेंद्र दत्त बनने के लिए, जो विवेकानंद का ओरिजिनल नाम है। और तो इसीलिए बंगाल में जो अब चुनाव में आया था, तो वो एक रोड शो भी किया था, जिस रोड शो विवेकानंद के घर पे खत्म हुआ था।
लेकिन मेरे ख्याल से ये जो उनका जो पोलराइजेशन का जो हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का जो कोशिश था वो बंगाल में नाकाम हो गया। देखिए आप सारा भाजपा का एक प्रॉब्लम है जो ज्यादा बंगाली लोगों से प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा कि बंगाल में उन्होंने पहले वेजिटेरियन खाने को थोपने की कोशिश किया। उसके बाद बंगालियों की जो जो थोड़ा बहुत जो चीज है जिसके लिए बंगाली थोड़ा सा प्राइड फील करते हैं, जैसे सत्यजीत रे, जैसे अमर्त्य सेन, जैसे मृणाल सेन जो फिल्म मेकर है, जो नोबेल लॉरियट्स है, उन लोगों को अचानक से अटैक करना शुरू कर दिया भाजपा के लोग। तो ये सब लोग ये सब जो सेंटिमेंट है मेरे ख्याल से वो भाजपा के लिए ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। और इसीलिए जो 9 सीट जो आखिरी दफा में जो 9 सीट है वो 9 सीट जहां पे मैं बैठा हूं कलकत्ता और उसके आसपास के सीट है, जो हम लोग कहते हैं कि कलकत्ता के अर्बन पॉपुलेशन है, वहां पे भाजपा को बहुत भारी चोट लगने वाला है। पिछले बार भी ये 9 सीट ही भाजपा के हाथ से निकल गया था। एक विद्यासागर हमारे यहाँ पे जो बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर थे, उनका मूर्ति, हाँ उनका मूर्ति टूट गया था अमित शाह की रोड शो में। और उसके बाद जो एंटी सेंटिमेंट चलने लगा, जी भाजपा बेसिकली एक एंटी बंगाली पार्टी है, उसके मुताबिक भाजपा को एक सीट भी नहीं मिला। मेरे ख्याल से इस बार भी ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जो विवेकानंद बनने की कोशिश किया वो भी बंगालियों के पसंद नहीं आएगा। बंगालियों की थोड़ा सा जो सेल्फ प्राइड है, जैसे मराठी अस्मिता के बारे में हम लोग बोलते हैं, बंगाली भी थोड़ा सा तो बंगाली अस्मिता है, और वो इस बार सामने फिर से आ गया। ममता ने वो अच्छा उसकाया, और जो ममता ने सीधे बात बोल दिया कि जो लोग सैफ्रॉन रोब पहन के पॉलिटिक्स करते हैं वो ठीक नहीं करते हैं, ये हिंदुओं को इंसल्ट है। तो इसके लिए बहुत भाजपा ने इसको बहुत पोलराइजेशन करने की कोशिश किया। भाई भाजपा ने काफी बड़ा एड भी दिया, लेकिन जो हाईकोर्ट ने बाद में स्ट्राइक डाउन भी कर दिया। तो ये सारा मुद्दा मेरे ख्याल से भाजपा के हाथ से थोड़ा थोड़ा, जैसे वो सिनेमा का डायलॉग था ना, हाथ से रेत की तरह, बालियों की तरह निकल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुट्ठी में रेत लेके जैसे निकल जाता है, वैसे यहाँ पर आप जैसे कह रहे हैं कि भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल वो निकलते हुए दिखाई दे रहा है। जरा आपसे समझना चाहता हूँ, जो शुरुआत में बात मैं कह रहा था, आपने भी उसको टच किया कि टोटल इनके पास 17 से 40% वोट बैंक में इजाफा इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो लेफ्ट फ्रंट है उसके वोटर भाजपा की तरफ चले गए थे, और वो बहुत बड़ा वो था, उसका हिस्सा था। 23% का इजाफा हुआ था। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, लेफ्ट फ्रंट भी फाइट कर रहा है? और मुझे जो सुनने में, दिल्ली में बैठ के जो सुन रहा हूं मैं, आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि इस बार लेफ्ट फ्रंट के जो वोटर्स हैं वो लेफ्ट फ्रंट की तरफ, कांग्रेस की तरफ वापस लौटे हैं। इसमें कितना दम है? और अगर ऐसा लौटे हैं, 5% 10% भी अगर लौट गए हो तो कितना बड़ा डेंट लग सकता है भाजपा में? आपने बिल्कुल ठीक बोला राजीव जी। अगर 5% भी वोट लेफ्ट वापस ले लेता है तो एक झटके में भाजपा 40 से 35% में चला आता है। देखिए लेफ्ट जो ये डेंट करेगा, लेफ्ट खुद का सीट जीत नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग जहां पे बैठे हैं, साउथ बंगाल, जिसको और आप दूसरी तरह से गैंजेटिक वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, जो गंगा की आसपास की बंगाल है, जहां पे लेफ्ट का पुराना बैस्टियन है और ममता की भी पुराना बैस्टियन है। अगर ममता के आमने सामने लेफ्ट चला आता है, ऐसे 5 सीट तो कल के इलेक्शन में है ही जहां पे लेफ्ट ही कड़ा मुकाबला देगा, तो भाजपा के लिए हालत बहुत खराब हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा हुआ भी है बहुत सारे सीट जो भाजपा ने पहले दफा अंदाज नहीं कर पाया। बाद में नरेंद्र मोदी जी आके लेफ्ट और टीएमसी को एक ही जगह पे रख के दोनों को ही पोलराइजेशन की इशू में, दोनों की अपीजमेंट के पॉलिटिक्स में अटैक किया, लेकिन वो बहुत देर हो गया था। उस देर के टाइम में ये अच्छा किया जब लेफ्ट ने अपना वोट को, मेरे ख्याल से 5-6% उसका बढ़ेगा ही, जो भाजपा के लिए बिल्कुल घातक हो जाएगा। भाजपा इस चोट को संभाल नहीं पाएगा बहुत सारे सीट में, कम से कम
जी। मेरे ख्याल से 15 ऐसा सीट होगा जिस 15 सीट में भाजपा को ये चोट लगेगा। भाजपा जो कोशिश कर रहा था अपना 18 सीट के साथ साथ और दूसरे 10 सीट को टारगेट कर रहा था, तो ये ऐसे 28 सीट में आप 15 सीट हटा लीजिए जहां पे भाजपा को सीधा चोट दिया लेफ्ट ने, और जो बाकी 13 सीट भाजपा के पास जो भाजपा की टारगेट में या भाजपा की लिस्ट में था, उसमें उनमें से सीधा 5 सीट में ममता जी ने टारगेट कर दिया, जहां पे ममता जी ये सैफ्रॉन रोब वाला बात को सामने लाया। और बंगाल की पुरानी आदत है जो लिबरल पॉलिटिक्स का, ये सब कुछ का, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जैसे पॉलिटिक्स, वो ब्रांड वाला पॉलिटिक्स ज्यादा चलता नहीं है, उसको ममता जी ने बहुत अच्छी तरह से यूज किया। जो मैं बोलूंगा जवाहरलाल नेहरू के बाद बंगाल में खड़ा होकर जो कभी कोई नहीं बताया कि सैफ्रॉन रोब पहन के पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये सीधा ममता जी ने जो टारगेट किया, मेरे ख्याल से वो अखिली एंड जो दो चरण है उनमें बहुत काम किया ममता जी के तरफ वोट को पोलराइज करने के लिए। एक बात ये बताइए कि आखिर लेफ्ट की तरफ जो वोट बैंक हम खिसकते हुए देख रहे हैं, बीजेपी में जो चले गए थे वो वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ ममता जी की तरफ भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं वोट बैंक के कुछ लोग। क्या आखिर क्या कारण है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी है वो क्या गिरी है? नरेंद्र मोदी से विश्वास लोगों का टूटा है? क्या कारण है कि 2019 में ये जिस हिसाब से चले गए थे, इस बार 2024 में वो वापसी कर रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं? क्या कारण है? क्या ये उस समय जो राष्ट्रवाद था वही मामला था या कुछ और है? अभी चूंकि राष्ट्रवाद का मामला यानी पुलवामा बालाकोट का मामला नहीं है इसलिए है, या ओवरऑल नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी जो उसमें डाउन हुई है, उन पर विश्वास कम हुआ है, वो कारण है या कुछ और है? देखिए, पहला बात जो मैं बताना चाहूंगा, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बंगाल में जो इस बार का वोट हो रहा है वो बहुत लोकलाइज्ड वोट हो रहा है, उसमें कोई नेशनल इशू काम नहीं कर रहा है। तो मोदी जी का पॉपुलैरिटी तो छोड़ दीजिए, भाजपा की कोई भी अपील, भाजपा जो जो बात बोला वो कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए 2019 में जो भाजपा को जो सक्सेस मिला था उसका ज्यादा कारण ये था जो वो एंटी ममता वोट था, लेकिन शायद देश के बहुत सारे चरण में जैसे हो रहा है, बंगाल में भी ये वोट एंटी बीजेपी वोट हो रहा है। हम लोग दिल्ली से जो लोग दिख रहा है, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, जो गोदी मीडिया देख रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है। बंगाल की जो वोटर है बहुत साइलेंट है, और बंगाल की जो वुमेन वोटर है वो बहुत साइलेंट है, वो शायद एंटी बीजेपी वोटिंग कर रहा है, जो भाजपा के लिए एक चौंका देनी बात है। भाजपा ने सोचा नहीं था, भाजपा संदेश खाली इशू उठाया, बहुत सारे इशू उठाया, लेकिन ममता की जो राहुल गांधी भी फॉलो करते, ममता की जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स है हम लोग की, यहाँ पे उन्होंने कुछ सोशल स्कीम चलाया जैसे लोकीर भंडार, जैसे शोभुज साथी, ये सब काम कर रहे हैं ग्राउंड में, जो एंटी बीजेपी वोट को एंटी बीजेपी वोटिंग हो रहा है। और उसके साथ मैं ये बोलना चाहूंगा, बंगाल में कम से कम तो ये हुआ ही है, जितने बार नरेंद्र मोदी जी आके मंगलसूत्र या दूसरे बारे में बात किया, उतना मुसलमान वोट जो है, जो माइनॉरिटी वोट्स है, क्रिश्चियन वोट भी है, वो सारा कंसोलिडेट होके भाजपा के खिलाफ चला गया। ये शायद भाजपा ने हिसाब नहीं किया था, भाजपा की जो गणित है उसके बाद उसने सोचा था जो हिंदू वोट का कंसोलिडेट होगा, लेकिन बंगाल में हिंदू वोट कंसोलिडेट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंगाल की जो पुराना सोच है, जो राम मोहन विद्यासागर से आता है, वहां पे हिंदू मुस्लिम उतना चलता नहीं है, तो हिंदू वोट तो कंसोलिडेट नहीं हुआ, लेकिन मुसलमान वोट उनके खिलाफ कंसोलिडेट हो गया। तो और बंगाल में मुसलमान पॉपुलेशन काफी बड़ा है, 30% का मुसलमान पॉपुलेशन है, और उसके साथ अगर आप 3-4% का लिबरल हिंदू वोट जोड़ लीजिएगा तो 34% का एक ब्लॉक पहले ही भाजपा के खिलाफ खड़ा हो जा चुका है। हाँ, उसके साथ ममता जी का जो खुद का वोट बैंक है वो अगर और 20% लेके आते हैं तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा चोट भाजपा को लगने वाला है। 54% ममता जी की तरफ जाते हुए दिखता है, या अपोजिशन 54
हाँ, फिर मैं ऑपोजिशन के बोल रहा हूँ 54%। मैं आप मान लीजिए, अब बहुत सारे ऐसे सीट आएंगे, आप देखेंगे कि तृणमूल के जो कैंडिडेट है कम से कम 50 के आसपास वोट परसेंट लेके ले जाएंगे, 47 48 47 48। उसके उसके सामने भाजपा का जो पुराना वोट बैंक है 40 से अगर वो 35 में चला जाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है उसके सामने टिक पाना। मेरे ख्याल से बंगाल की इलेक्शन में 2021 में भी जो काम किया था, तीनों चीज काम कर रहा है। एक, पहला हम लोग बोलेंगे महिला वोट, 2 नंबर मुसलमान वोट, और तीसरा है भद्रलोक बंगाली का वोट जो भी भाजपा के खिलाफ जा रहा है। ये तीनों को नरेंद्र मोदी संभाल नहीं पाया, और वो जितना जितना धर्म के बारे में छेड़ा, जितना विवेकानंद के बारे में बोला। देखिए, हमारे यहाँ पे विवेकानंद का जो जो नॉस्टैल्जिया है, जो स्मृति है, वो बहुत मेमोरी है, बहुत जागरूक है, क्योंकि वो ज्यादा पुराना दिन नहीं है, 100 साल का पुराना दिन है। तो वहां पे उनको छेड़ने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था। सिर्फ वो विवेकानंद को छेड़ा ऐसा नहीं, अमित शाह का ऑडासिटी इतना है, बंगाल में आके वो सत्यजीत राय को सत्यजीत दा बोल के बुलाया। तो जो बंगाली है वो ये इतना ज्यादा ले नहीं पाया। जी जी, सत्यजीत दा बोलेंगे। अब गुरुदेव को अगर रविंद्रनाथ वो कहेंगे तब तो हो गया। और आप याद कीजिए कि दाढ़ी बढ़ा ली थी उस समय पश्चिम बंगाल चुनाव के समय प्रधानमंत्री 2021 मोदी में। ने। हाँ। तो इसलिए, लेकिन जरा नॉर्थ बंगाल की क्या स्थिति है? हमेशा वहां पर भाजपा बहुत मजबूत रही। नॉर्थ बंगाल इस बार क्या है? देखिए, नॉर्थ बंगाल में 8 सीट है, 8 सीट है। उनमें से पिछले बार भाजपा को 7 सीट मिला था। बिल्कुल। उनमें से 4 सीट मिला था क्योंकि कांग्रेस के साथ तृणमूल का जो आमने सामने लड़ाई हुआ था, उनमें से 3 सीट निकल गया। मालदा के 1 सीट निकल गया, बालूरघाट जहां से भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मुजुद्दे जीतता है, वो निकल गया। रायगंज जो प्रियरंजन दासमुंशी का सीट है, जहां से पहले दीपा दासमुंशी जीतते थे, वो भी निकल गया, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल में वोट बांट गया था। इस बार मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई इंडिया ब्लॉक के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन नीचे में शायद एक अंडरस्टैंडिंग है, जहां पे मालदा की जो एक सीट है, जहां पे कांग्रेस भारी था, बरकत गनीकांत चौधरी की जो भतीजे हैं वहां से खड़ा हुआ है, उसको शायद थोड़ा सा तृणमूल ने सेफ पैसेज दे दिया है, जो वो जीते। और दूसरे सारे सीट में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो शायद ममता जी की तरफ शिफ्ट करा दिया। जो कांग्रेस के लोकल लीडरशिप है, ये ऐसे बोल के नहीं हुआ, लेकिन ऐसा दिखने में लग रहा है। एक मैसेज ये दिखने में लग रहा है, जो भाजपा के लिए जो भाजपा के लिए फिर से घातक हो गया, क्योंकि भाजपा सोचा था नॉर्थ बंगाल में वो फिर से बहुत भारी रहेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। जी, एक बात बताइए, अधीर रंजन चौधरी की सीट क्या निकल रही है? देखिए, मेरे ख्याल से वो सीट अधीर चौधरी के लिए बहुत मुश्किल है, और मेरे ख्याल से वो कांग्रेस के लिए अच्छा है। अगर अधीर चौधरी का इस बार हार हो गया तो कांग्रेस को उससे छुटकारा मिलेगा, और बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो एक नई दिशा मिलेगा। देखिए, अधीर चौधरी एक बहुत पुराना एमपी है, 5 बार का एमपी है, लेकिन उस सीट में भी मुसलमान वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 16 लाख वोटों में से 10 लाख मुसलमान वोट है और 6 लाख हिंदू वोट है। तो आप अगर देखेंगे भाजपा वहां पे एक हिंदू कैंडिडेट को खड़ा किया, जो हिंदू कैंडिडेट काफी पॉपुलर है, लेकिन तृणमूल ने अचानक से यूसुफ पठान को गुजरात से उड़ा के लाया, और उसका जो स्टार अपील है उसको काम कराया। देखिए, ऐसे भी आप अगर देखेंगे 2021 के असेंबली में जो अधीर चौधरी की सीट है, वहां पे 7 असेंबली में 6 तृणमूल लेके गए थे, तृणमूल जीत गए थे। सिर्फ एक सीट जो बहरमपुर शहर का सीट है वो भाजपा को मिला था। तो अधीर चौधरी के लिए ऐसे भी चैलेंज बहुत मुश्किल था, लेकिन उस चैलेंज को और मुश्किल बना दिया है यूसुफ पठान ने।
और मेरे ख्याल से मैं जैसे बोला जी, बरकत गनी खान चौधरी के ऊपर, फैमिली के ऊपर ममता जी का जो रिलेशन है, ममता जी ने जितना हमदर्दी से वो उस सीट को देखा, शायद अधीर चौधरी जितने बार उनके खिलाफ बयानबाजी किया, ममता जी का एक पहला लक्ष्य है कि उनको हराओ पहले, तो उसके बाद देखेंगे। तो बहरमपुर सीट अधीर चौधरी के लिए काफी चैलेंज हो गया, काफी चैलेंजिंग है। दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में अभी तक जो 17वीं लोकसभा गई उसके नेता प्रतिपक्ष रहे और कांग्रेस पार्टी के लीडर, लगातार बलरामपुर से वो 5 बार जीतते आए, लेकिन इस बार उनकी सीट फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुश्किल की घड़ी होगी, क्योंकि एक सीट वो लूज करेगी ऐसा दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यहाँ एक फायदे वाली बात ये होगी कि लगातार पार्टी लाइन से अलग हटके अधीर रंजन चौधरी अपनी बात करते आए हैं और कांग्रेस को फंसाते आए हैं। और इस लिहाज से अगर अधीर रंजन चौधरी यहाँ हारते हैं तो थोड़ा बहुत उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा। और ये बात यहाँ पर कह रहे हैं हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य जी। और कहीं ना कहीं यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि 5 बार जीतने में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर आग उगलते हुए नजर आते हैं अधीर रंजन चौधरी। तो एक सीट तो वो है, और उधर नॉर्थ जो बंगाल है, नॉर्दर्न पार्ट, उसकी बात हम कर ही रहे थे, और जिसमें 8 सीटें हैं, 8 में से 7 सीट पिछली दफा, क्योंकि वो वही जो नॉर्दर्न बंगाल है वही इनका गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, जहां 7 सीटें बीजेपी लेकर आई थी, जीत के आई थी। लेकिन इस बार वो 7 सीटें रिटेन होंगी कि नहीं होंगी, उसका विश्लेषण अभी आपने सुन लिया, उसमें दिक्कत है, इस बार शायद रिटेन न हो। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इधर दक्षिण, और जब ये जो आखिरी पड़ाव है इसका जरा से समझ लें, 42 में से अगर परसेंट वाइज जैसे कह रहे हैं सुमन भट्टाचार्य जी कि 5% भी डेंट लग गया और ये ऊपर उधर चला गया, और ममता बनर्जी के जो अपने वोट बैंक हैं ये सब मिलकर 50% से ज्यादा हो जाते हैं, और ऐसे में बीजेपी का शायद ये कहा जाए फिर कि दहाई, यानी कि 2 डिजिट के आंकड़े में भी बीजेपी को आना बहुत मुश्किल हो सकता है। सुमंदा, बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। देखिए, और एक सीट के बारे में आप सब लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, जो महुआ मैत्रो का सीट। हाँ बिल्कुल, मैं आने वाला था जहां पे वो साउथ बंगाल की सीट है, कृष्णनगर की सीट है, अधीर चौधरी का बिल्कुल नीचे का सीट है वो। देखिए, उस सीट में भी भाजपा ने बहुत कोशिश किया, और भाजपा ने एक पुराने राज परिवार की जो राजमाता है उनको कैंडिडेट किया, और जो खुद बोल दिया कि हमारे फैमिली तो पलाशी, बैटल ऑफ पलाशी में ब्रिटिश के साथ थे। तो ये पूरा एक एम्बेरसमेंट बन गया भाजपा के लिए। जो उसके साथ जो मोदी जी का जो फोन रिकॉर्ड था वो वायरल हो गया, और उसको भी भाजपा ने सोचा था जी इनको महुआ मैत्रो के खिलाफ यूज करेंगे, लेकिन यूज हुआ महुआ मैत्रो के पक्ष में। देखो जी किसको भाजपा ने कैंडिडेट किया। तो मेरे ख्याल से अगर जो हम लोगों को जो लग रहा है अभी तक जैसे आप लोगों को भी, मैं सुबह की पेपर में भी देख रहा था, जो भाजपा भी ये मानता है कि पहला 3 चरण में जो साइलेंट वोटिंग था भाजपा के एंटी जा रहा था। देखिए, एक बार अगर एंटी वोटिंग शुरू हो जाता है तो चेंज नहीं होता है। भाजपा जो दावा कर रहा है, जो बात के 3 दफा ने उन्होंने उसको पलट दिया, इतना आसान नहीं है। तो बंगाल में भी जो एंटी भाजपा वोटिंग का जो ट्रेंड चलना शुरू हुआ, और जो नॉर्थ बंगाल से शुरू हुआ, वो जब कृष्णनगर तक पहुंचा या और नीचे, आप जो बात पूछ रहे थे राजीव जी, नॉर्थ बंगाल में 8 सीट, साउथ बंगाल में 34 सीट। ये साउथ बंगाल की जो 34 सीट है, इनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट को आप निकाल दीजिए जो जहां पे मुसलमान वोट ज्यादा है, जो एक अधीर चौधरी की मुर्शिदाबाद, और जो नदिया जहां से महुआ मैत्रो खड़ा होता है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला के 5 सीट है। ये 5 सीट को अगर निकाल देंगे तो जो 29 सीट्स है, जहां इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे हिंदू वोट भी काफी है, मुसलमान वोट भी काफी है, ऐसे देखेंगे तो हिंदू वोट काफी ज्यादा है। लेकिन मैं ये बात आपको कह सकता हूं कि इस बार ये हिंदू वोट भी भाजपा के हाथ से निकल जाने वाला देख रहे हैं। स्पेशली हमारे बंगाल की जो वेस्टर्न सेक्शन है, जो बिहार या झारखंड की लगभग करीब है, उस जगह पे भी बहुत चोट लगा है भाजपा।
जहां पे हम लोग जैसे इसको कहते हैं रांची के जो अ, म- रांची के आसपास के जो जगह, वहां पे 6 सीट में पिछले बार भाजपा को 5 सीट मिल गया था। झारग्राम, बांकुड़ा, बिष्णुपुर, पुरुलिया, मेदिनीपुर, सारा सीट मिल गया था। हाँ। लेकिन इस बार वहां पे भी भाजपा काफी चैलेंज के सामने है, और ऐसा हो सकता है वहां पे 6 सीट में तृणमूल 3-3 कर दे। तो आप अगर देखेंगे जो भाजपा की जो खुद का गढ़ है, जहां पे भाजपा पिछले बार अच्छा किया था, जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, और जिस ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर आरएसएस या फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा मीन्स उन्होंने काफी काम किया है। मेहनत की, वो जहां पे जो ट्रेडिशनल आदिवासी ट्राइबल वोट है, एससी वोट है, वो लेफ्ट के तरफ से भाजपा के तरफ चला गया, जो बहुत दुखद बात है, लेकिन हुआ था। लेकिन इस बार शायद भाजपा के लिए वहां पर काफी चैलेंज हुआ है, जहां पे ट्राइबल वोटिंग भी भाजपा के तरफ नहीं जा रहा है। मैं यही बात हर वक्त, भाजपा की एक ट्रेडिशन है, भाजपा पूरा देश में ये पीटता है कि बंगाल में वो हारते हैं क्योंकि मुसलमान उसके लिए वोट करता है। ये झूठ बात है। इस बार भाजपा जो सीट हार रहा है, वहां पे ट्राइबल और एससी लोग उनके लिए वोट नहीं कर रहे। और अगर आप जो अगला 9 सीट जो कल वोट होने जा रहा है, वहां पे मुसलमान पॉपुलेशन तो सिर्फ 2 सीट में है। बाकी सारे सीट में अब हम लोग जिसको कहते हैं जो ट्रेडिशनली जहां पे सत्यजीत रे आता है, बंगाली भद्रोलो, वहां पे वोट हो रहा है, और वहां पे भाजपा बहुत जमदार चैलेंज के सामने पड़ रहा है। और मेरे को लग रहा है पिछले बार की 9 सीटों की तरह यहाँ पे भी भाजपा का बिल्कुल सुपरा साफ हो जा सकता है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जो रिटेन करने वाली बात होगी, यानी कि 18 सीटें जो बीजेपी की पिछली दफा आई थी 2019 में, उसको रिटेन करना मुश्किल है। वहां पर कई जगहों पे 50-50 के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, उस दिन तो पता चलेगा ही, लेकिन उससे पहले जो समीक्षा हम कर रहे हैं उसमें एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो वोट हैं और माइनॉरिटीज़ के जो वोट हैं, ये भाजपा से छिटक चुके हैं। और खासकर माइनॉरिटीज़ को आप किनारे कर भी दें, उसमें भी बहुत बड़ा चंक था जो भाजपा की तरफ गया था पहले 2014 में भी, 2019 में भी, लेकिन इस बार वो भी किनारे है। और एसटी यानी ट्राइबल्स जो हैं, वो भी, आदिवासी भी इनसे छिटके हुए हैं। और जो आप पूरा का पूरा एरिया बता रहे हैं, जो बिहार और झारखंड से लगा हुआ एरिया है, उस एरिया में भी डेंट है, और साथ साथ नॉर्दर्न पार्ट में तो है ही। तो ये पूरा अगर देखा जाए तो यहां पर इस बार भाजपा के लिए 2021 वाली स्थिति आ रही है। 2021 मतलब जिस समय चुनाव विधानसभा के हुए थे, याद कीजिए दोस्तों आप। और उस समय 2 मई को ही रिजल्ट आया था। 2 मई दीदी गई कह रहे थे लोग, लेकिन दीदी वहां 200 से ज्यादा सीटें लेके आ गई थी। भाजपा उस समय चारों खाने चित हो गई थी। लेकिन एक जल्दी से छोटा सा रिकैप का प्रोग्राम खत्म करना है, लेकिन उससे पहले उधर नॉर्थ ईस्ट का मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था। नॉर्थ ईस्ट में 14 सीट सीधे सीधे असम में है, और बाकी जो बची हुई सीटें 11 सीटें वो हैं टोटल दूसरे अलग अलग छोटे छोटे प्रदेश हैं, कहीं 1 कहीं 2 ऐसे। क्या है यहाँ पे असम से लेकर के चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, इन तमाम राज्यों में देखिए, अगर का कोई असर है क्या? मणिपुर का कोई असर दिखाई देता है क्या? मणिपुर का बहुत बड़ा असर है। मणिपुर के लिए मिजोरम में भाजपा ने कैंडिडेट तक दे नहीं पाया। मिजोरम में तो नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा कैंपेन नहीं किया, लेकिन किसी जगह पे कैंपेन में नहीं जा पाया। एक्सेप्ट अरुणाचल, जहां पे भाजपा ने बेसिकली कांग्रेस को हाईजैक किया, और त्रिपुरा जहां पे थोड़ा सा भाजपा ने लेफ्ट को हाईजैक किया, और उसके बाद प्रद्युत मानिक को बॉर्मन की जो लोकल पार्टी है उनको साथ लिया। ये दोनों स्टेट छोड़ के बाकी सब स्टेट पे भाजपा है ही नहीं। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सब स्टेट में भाजपा है ही नहीं। मेघालय भाजपा है ही नहीं। भाजपा को दूसरे अपने जो छोटे छोटे साथी है उनके ऊपर भरोसे कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, ऐसे वो साथी भी भाजपा का साथी नहीं है। दिल्ली में जो पावर में आता है उनके साथ चला जाता है। जैसे मेघालय में जो पीएस संगमा के बेटा जो चीफ मिनिस्टर है, वो तो कभी भी बीफ के खिलाफ या जो दूसरे भी जो भाजपा के एजेंडा है उनके साथ बातें नहीं मिलाया। नहीं रहे।
जी। तो उनके पास जो 2 सीट है वो दिल्ली में जो भी सरकार बनाएगा उसके साथ रहेगा, वो भाजपा के साथ नहीं है। उस वही हालत मेघालय के बाद मिजोरम में भी है। मिजोरम में जो नया लोग जो पार्टी गवर्नमेंट बनाया वो इंदिरा गांधी फैमिली का पुराना बॉडीगार्ड था, वहां से वो पार्टी वापस आया, वो पार्टी बनाया और इस बार इलेक्शन जीता। वो कभी ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज ही इज ऑल्सो ट्राइबल। वो ऐसा कुछ नहीं बता सकता है जो आरएसएस का एजेंडा के साथ जाएगा। वो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प के लिए उत्सुक है, सेंटर में जो भी आएगा उनके साथ रहेगा। ये जो हेमंत बिश्व शर्मा का जो कैकोफोनी या जो रेटोरिक हम लोग सुनते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बीच बीच में लगता है जे वो तो योगी आदित्यनाथ को भी सामने निकल जाएगा, ये सब वहां पे चलेगा नहीं। ये लेफ्ट का गलती है जो त्रिपुरा में उन्होंने प्रद्योत मानिक्य को पहले साथ नहीं लिया, तो त्रिपुरा में भी भाजपा को बहुत चैलेंज के सामने पर चैलेंज के सामने आ जाता। इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन सब लोग ये बोल रहा है त्रिपुरा में शायद भाजपा को सीट तो मिल जाएगा, लेकिन जो ऑपोजिशन का वोट परसेंटेज है वो बहुत बढ़ेगा। भाजपा के लिए नॉर्थ ईस्ट एक आप अगर बोलेंगे सो एक एक्यूलिस हील है जो जिसको निकाल नहीं सकता। अच्छा, आसाम में अगर आप देखेंगे, आसाम में भी उतना कुछ अच्छा नहीं भाजपा कर रहा है। भाजपा ने सब कुछ यहाँ पे चलाया, पोलराइजेशन चलाया, मुसलमानों को बांटने के लिए डिलिमिटेशन भी किया, लेकिन उसके बाद भी क्या पुराना जो सक्सेस है उसको रिपीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब असम में भी वो स्थिति नहीं है जो स्थिति पिछली बार थी। 14 सीटें हैं असम में, आप जानते हैं, लेकिन वो सिचुएशन इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। और राहुल गांधी की पदयात्रा का भी, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे, उसका भी पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट पर एक प्रभाव है, एक छाप है। और पर्सनली मैं भी गया था, मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। सुमंदा, आपको याद होगा, मणिपुर से लेकर के हमारी टीम पूरी असम तक थी और वो पूरा एरिया बिल्कुल राहुल गांधी मय हो गया था। और उसका असर, क्योंकि जस्ट बिफोर इलेक्शन अगर एक यात्रा कोई इतना बड़ी यात्रा करता है तो उसका असर तो रहता ही है, जो आगे रिफ्लेक्ट करते हुए महाराष्ट्र तक दिखाई देता है। अभी मुंबई में हम लोग थे इसी इलेक्शन कवरेज के लिए, तो वहां भी हम लोग देख रहे थे, महाराष्ट्र में उसका रिफ्लेक्शन है। जब हम धारावी गए तो धारावी तक में उसका रिफ्लेक्शन है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी कही जाती है। लेकिन इसलिए वो जो असर इधर असम में दिखाने की कोशिश हिमंता विश्व शर्मा जैसे राहुल गांधी के ऊपर सीधे हमला करते हुए नजर आए, चाहे मौखिक रूप से हमला करें या लाठी बरसा के करें, क्योंकि लाठी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय लाठियां बरसी थीं, इसलिए भी तो इसका एक उल्टा असर पड़ा है बीजेपी के ऊपर, ये साफ। और यही बात सुमंदा आप कह रहे हैं, यही है ना? बिल्कुल। मैं आपको यह भी याद करा दूं, जो स्टेट में भाजपा सबसे सेफ दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश, जो किरण रिजिजू का स्टेट है। हमको याद रखना पड़ेगा, उस सीट को अमित शाह और हेमंत बिश्व शर्मा ने जबरदस्ती जुगाड़ किया था। जब असम से वो कॉन्वॉय निकला था, वो कांग्रेस का कॉन्वॉय था। जब वो अरुणाचल में पहुंचा ईटानगर, वो भाजपा का कॉन्वॉय हो गया। तो अगर दिल्ली में सरकार को डगमगाया दिखाई देगा, तो फिर से ईटानगर में ही वो भाजपा के सरकार वो अपना पीछे का फ्लैग उतार दे के कांग्रेस का फ्लैग उड़ा देगा, क्योंकि वहां पे जो चीफ मिनिस्टर है वो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के बेटा है और वो खुद भी कांग्रेस ही करता था। सही आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। असम में जैसे आप अभी तो अरुणाचल की बात कर रहे हैं, असम में 14 सीट में से 9 सीटें थी भाजपा के पास में, और वो रिटेन करना मुश्किल दिखाई देता है। ऐसे ही मेघालय में खैर एक भी सीट नहीं, लेकिन मणिपुर में 2 में से 1 सीट थी, त्रिपुरा में 2 की 2 सीट थी, अरुणाचल प्रदेश में 2 की 2 सीट थी। और ये सारी सीटें इस बार रिटेन करना, और ऐसे भी ये जो छोटे राज्य पूर्वोत्तर के हैं, नॉर्थ ईस्ट के, इन राज्यों का आप जैसे बताया आप भी कि ये जहां सेंटर में जिसका गवर्नमेंट, जिसकी सरकार होती है, उसके साथ वो होते हैं, लेकिन एक असम बड़ा राज्य है और वहां पर वो सिचुएशन दिखाई नहीं दे रहा है जो सिचुएशन 2019 में था।
यानी जो स्थिति थी वहां पर वैसी स्थिति नहीं है। ये बहुत बड़ी बात। तो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पूर्वोत्तर हो, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, पूर्वोत्तर की टोटल 25 सीटें, ये सब अगर देखें तो इन सीटों में कहीं भी भाजपा के लिए अच्छी खबर नजर नहीं आती है। तो क्या भाजपा सरकार से दूर होने जा रही है, एक बड़ा सवाल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सुमन भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और 24 का गणित समझाने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है इस 24 में और 4 तारीख को क्या होने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की बातें बहुत कम होती रही हैं, लेकिन जैसा सुमन भट्टाचार्य जी अभी बता रहे थे, जमीनी पत्रकार हैं और वहां पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों का जिक्र यहां कर रहे थे और वहां के गणित को समझा रहे थे। और उससे समझ में आता है कि दिल्ली दूर है अभी नरेंद्र मोदी के लिए। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।